वेलकम टू SG Academy ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखोगे 10 बहुत ही यूजफुल इडियम्स जो कि मैं आपको MCQs के थ्रू प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। मैं 10 MCQs आपके लिए बना चुका हूँ। जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको इन इडियम्स का मीनिंग समझाऊंगा और प्रॉपर एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपको कई सारे दूंगा जिससे कि आपको इडियम यूज करना ढंग से आ जाए, आप उसका मतलब समझ सको और खुद भी इडियम यूज कर सको। तो जैसे इसको देखो, इनमें से बताओ कि कौन से सेंटेंस में प्ले सेकंड फिडल का यूज ढंग से हो रहा है। तो दरअसल जो प्ले सेकंड फिडल इडियम है इसका मतलब होता है एक कम जरूरी पार्ट निभाना। प्ले सेकंड फिडल। I'm tired of playing second fiddle. I played second fiddle to Midge our whole marriage, and I just can't do that again. एक इंसान जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साइड में दूसरा है वो थोड़ा कम जरूरी है। जो कम जरूरी रोल प्ले कर रहा होता है ना, उसको बोलते हैं कि वो सेकंड फिडल प्ले कर रहा है। So he refused to play second fiddle to his more successful brother. यहाँ पर उसका ब्रदर ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो कम सक्सेसफुल है, तो उसने मना कर दिया भाई कि मुझे नहीं करना। He refused to play second fiddle. मुझे सेकंड फिडल प्ले नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं दिखना कि मैं उससे कम ज़रूरी हूँ, उससे कम इम्पोर्टेंट हूँ। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं प्ले करूँगा। He refused to play second fiddle to his more successful brother. तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने सेकंड फिडल प्ले किया बाय लीडिंग द ऑर्केस्ट्रा। अगर वो लीड कर रही थी इसका मतलब तो वो सबसे ज़रूरी हो गई, तो ये मीनिंग तो गलत हो गया। दे प्लेड सेकंड फिडल व्हेन दे वन द चैंपियनशिप। उन्होंने ही चैंपियनशिप को जीत लिया तो सेकंड फिडल कहाँ हुए, वो तो बहुत ज़रूरी पार्टी हो गई वहाँ पर, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, ही प्लेड सेकंड फिडल बाय सिटिंग इन द फ्रंट रो। फ्रंट रो में बैठा हुआ है तो भाई इंपॉर्टेंट हो गया, सेकंड फिडल कैसे हो गया, गलत। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, उसने मना कर दिया, उसका भाई ज़्यादा सक्सेसफुल है तो वो थोड़ा कम पावरफुल हो गया, कम इम्पैक्टफुल हो गया, तो उसने मना कर दिया। देखो, आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग सेकंड फिडल इन दिस पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप में मुझे हमेशा ऐसे ट्रीट किया जाता है कि मैं कम ज़रूरी हूँ, मेरी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सो आई एम टायर्ड ऑफ इट। शी हेटेड प्लेइंग सेकंड फिडल टू हर यंगर सिस्टर। हमेशा जब उसकी यंगर सिस्टर पर ही ध्यान देते हैं तो वो थक गई ये सह सह के, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन। शी हेटेड प्लेइंग सेकंड फिडल टू हर यंगर सिस्टर। नो वन वॉन्ट्स टू प्ले सेकंड फिडल इन द ऑफिस। कोई ऐसा नहीं चाहता कि ऑफिस में उस पर कम ध्यान दिया जाए, किसी दूसरे के प्रति उसको कम आंका जाए। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से बैरी द हैचेट, इस इडियम का क्या मतलब है? तो दोस्तों, बैरी द हैचेट का मतलब होता है पुरानी बातें भूल कर एक नई शुरुआत करना और झगड़ा खत्म कर देना। I'd like to buy you guys a round of beers just to bury the hatchet. Well, I'm just glad that you and Ben have buried the hatchet for now. टू हाइड एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत किया उसका एविडेंस छुपाना नहीं। रेकनसाइल कर लेना और मेक पीस कर लेना आफ्टर अ फाइट। एक फाइट हुई थी, उसके बाद आप मिल रहे हो, इसी को कहते हैं टू बैरी द हैचेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने को नहीं कहते, अपने एंगर को सप्रेस करने को भी नहीं कहते। देखो, लेट्स बैरी द हैचेट एंड मूव ऑन। चलो अपनी लड़ाई भूल कर आगे बढ़ते हैं। द टू कंट्रीज फाइनली बैरिड द हैचेट। दो देश बहुत समय से लड़ते आ रहे थे, उन्होंने आखिरकार अपनी लड़ाई खत्म करके दे मेड अप विद ईच अदर। ही कॉल्ड हिज ओल्ड फ्रेंड टू बैरी द हैचेट। उसने अपने दोस्त को कॉल किया ताकि वो अपना लड़ाई झगड़ा खत्म कर सके और मेल मिलाप कर सके। दे डिसाइडेड टू बैरी द हैचेट आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी। दुश्मनी के सालों बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हम अपना झगड़ा खत्म कर लेंगे। तो बैरी द हैचेट को इस तरह से आपको यूज करना है। इसमें से बताओ कि कौन से सेंटेंस में बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का यूज सही से हुआ है। सो अगर कोई इंसान किसी चीज़ को करता है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब कि बाल बाल बच गया वो कुछ और होने से, बिल्कुल थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया, बच गया, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। आप सोच सकते हो टीथ के ऊपर तो स्किन होती ही नहीं है, तो कहने का मतलब है कि बहुत ही कम मार्जिन था, किसी तरह बच गया वो। Seems you've passed by the skin of your teeth. And I'm hanging on to this class by the skin of my teeth. He cleared the exam by the skin of his teeth। मतलब क्या होगा कि जैसे 35 मार्क्स चाहिए थे और उसके 35 ही आ गए, ठीक है, तो he cleared the exam by the skin of his teeth। She dressed by the skin of her teeth before the party, कोई मतलब नहीं है। They cooked dinner by the skin of their teeth। He bought groceries by the skin of his teeth, बिल्कुल सही नहीं है। इसी सेंटेंस के अंदर इसका यूज ढंग से हो रहा है जहाँ पर इसका मतलब है किसी बड़ी मुश्किल से बेयरली आप बस बच गए किसी तरह से और आप सक्सेसफुल हो गए। He passed the exam by the skin of his teeth। They caught the train by the skin of their teeth।
मतलब बिल्कुल ट्रेन छूटने वाली थी, एकदम पकड़ ली बस, एन मौके पे उनको ट्रेन मिल गई। शी सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ अ टीथ, मतलब एकदम वो मरने ही वाली थी, बच गई ज़रा सी। ही फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, प्रोजेक्ट फिनिश हो ही गया। कट कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब होता है कॉस्ट को कम कर देना या अपने एफर्ट को कम कर देना, कम मेहनत करना किसी चीज़ में, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी डाउन हो जाती है? हाँ बिल्कुल, यही होता है इसका मीनिंग। एक शॉर्ट रूट ले लेना टाइम को सेव करने के लिए, एक शॉर्ट रूट ले लेना टाइम को सेव करने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है शॉर्ट रूट ले लेना, लेकिन क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर ज़्यादा अच्छे से ये एक्सप्लेन्ड है कि कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हो या एफर्ट को रिड्यूस कर देते हो और क्वालिटी गिर जाती है, ए इसका भी ठीक है। केयरफुल होना बिल्कुल नहीं, केयरफुल होना तो बिल्कुल नहीं होता। डेकोरेट करना बिल्कुल नहीं होता। ही ऑलवेज कट्स कॉर्नर्स टू सेव टाइम, समय बचाने के लिए वो हमेशा क्वालिटी को डाउनग्रेड कर देता है। द बिल्डर वॉज अक्यूज ऑफ कटिंग कॉर्नर्स, बिल्डर के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि आपने ढंग से काम नहीं किया, आपने खर्चा बचाया, पैसा बचाया, ढंग से काम नहीं किया। शी नेवर कट्स कॉर्नर्स एट वर्क, वो काम ध्यान से करती है, कुछ गुंजाइश नहीं छोड़ती। इसके अंदर बताओ, थ्रो हिज वेट अराउंड एट द ऑफिस, तो थ्रो हिज वेट अराउंड, अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन थ्रोज हिज वेट अराउंड, इट मीन्स he likes to make people dance to his tune, he bosses everyone around, he keeps ordering people around, so he throws his weight around. वर्क हार्ड करना नहीं, अथॉरिटी शो करना एरोगेंटली, घमंडी होकर कि मैं बड़ा हूँ मेरी मानो, यही होता है। टाइम वेस्ट करना नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर करना भी नहीं। स्टॉप थ्रोइंग योर वेट अराउंड, मतलब ज़्यादा ऑर्डर चलाने बंद करो, इतना हुक्म मत चलाओ। द मैनेजर इंजॉयज थ्रोइंग हिज वेट अराउंड, मैनेजर को बड़ा मज़ा आता है अपना हुक्म चलाने में। डोंट थ्रो योर वेट अराउंड जस्ट बिकॉज यू आर इन चार्ज, अगर आप इन चार्ज हो तो ज़्यादा बनो मत। द CEO स्पीच वॉज नथिंग बट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसमें सोच लो अब, नथिंग बट अ स्टॉर्म इन अ टी कप किसको कहते हैं? अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ये सोचो एक छोटा सा चाय का कप है और उसके अंदर तूफान आ गया, कहने का मतलब है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बिना ही बड़ी बात के छोटी सी बात पे ज़्यादा बड़ा झगड़ा लफड़ा सिस्टम बना रखा है, बस ऐसे ही। अ ह्यूज डिजास्टर तो नहीं होता है, अ सीरियस इशू भी नहीं होता है, अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अ फस अबाउट नथिंग, ये मीनिंग है, मतलब छोटी सी बात है, बात का बतंगड़ बनाया हुआ है, मतलब यू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो अगर कोई एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बड़ा दिखाया गया है, फालतू का झगड़ा बना रखा है उसका, तो आप बोलोगे इट इज़ अ स्टॉर्म इन अ टी कप। देयर आर्ग्यूमेंट वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटी सी बात पे इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट कर लिया, बताओ। द फर्स्ट अबाउट द डिले वॉज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, क्या हो गया अगर 5 मिनट की देरी हो गई तो? इट ऑल सीम सीरियस बट इट वॉज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। द कोच टोल्ड द प्लेयर्स नॉट टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स, नॉट टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स। स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स आफ्टर सक्सेस, सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, वर्क हार्डर देन बिफोर। तो अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन रेस्ट्स ऑन हिज लॉरल्स, इसका मतलब है उसने एक बार कोई सफलता हासिल कर ली, अब आगे वो मेहनत ही नहीं कर रहा है, बस उसी के बलबूते आगे बढ़ रहा है, उसी पे जी रहा है। तो यानी कि सही ऑप्शन क्या हो गया? ए, स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स आफ्टर सक्सेस। शी रिफ्यूजेस टू रेस्ट ऑन हर लॉरल्स आफ्टर द विक्ट्री, यानी अगर कोई विक्ट्री भी हो जाती है उसकी, तो उसके बाद वो मेहनत करना छोड़ती नहीं है, लगी रहती है। एथलीट्स कांट अफोर्ड टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स, ऐसा नहीं है कि एक मैच वो जीत गए तो वो रेस्ट करेंगे, आराम से मजे लेंगे, मेहनत करना छोड़ देंगे। द कंपनी मस्ट इनोवेट नॉट रेस्ट ऑन इट्स लॉरल्स, कंपनी को कुछ नया करना चाहिए, अपनी पिछली सफलता को लेकर बस बैठे नहीं रहना चाहिए। द मिनिस्टर ट्राई टू वाइट वॉश द स्कैंडल, स्कैंडल को वाइट वॉश करने की कोशिश करी मिनिस्टर ने। वाइट वॉश करने का मतलब किसी प्लेस को क्लीन करना नहीं होता, अपनी गलतियां मान लेना नहीं होता, अनप्लेजेंट फैक्ट्स को हाइड करना होता है, बिल्कुल। करप्शन एक्सपोज करना नहीं, मतलब कोई बुरी चीज़ है उसको आप छुपा रहे हो, यानी उस पर वाइट वॉश कर रहे हो, आपने उस पर सफ़ेदी कर दी, अब कुछ दिखेगा ही नहीं। सो वाइट वॉश करना किसी चीज़ को मतलब किसी बुरी चीज़ को छुपाने की कोशिश करना। द रिपोर्ट वाइट वॉश द कंपनीज मिस्टेक्स, वो रिपोर्ट इस तरह से बनाई गई थी कि सारी कंपनी की मिस्टेक्स छुप जाएं। डोंट वाइट वॉश हिज बैड बिहेवियर, उसका बिहेवियर बैड था, उसने बुरा बर्ताव किया था, उसको छुपाने की कोशिश मत करो। द गवर्नमेंट वॉज अक्यूज्ड ऑफ वाइट वॉशिंग द इंसिडेंट,
गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि उसने उस इंसिडेंट को वाइट वॉश करने की कोशिश की है, अनप्लेजेंट फैक्ट्स को हाइड करने की कोशिश की. ही वॉज एडवाइज टू नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ. लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ये एक इडियम है. इसका मतलब क्या है? देखो, आप ये सोचो कोई आपको एक हॉर्स गिफ्ट में दे रहा है, फिर आप उस हॉर्स के दांत चेक कर रहे हो, इसके दांत सही है क्या, इसका मुंह सही है क्या. ऐसा माना जाता है कि हॉर्स के टीथ से हॉर्स की एज या उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है कुछ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे गिफ्ट. एक तो मिल गया, ऊपर से आप देख रहे हो कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है. मतलब कि क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अ गिफ्ट, ये मीनिंग है. सो बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए. क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अ गिफ्ट. It's rude to look a gift horse in the mouth. She never looks a gift horse in the mouth. The soldiers were told to hold the fort until help arrived. सोल्जर्स को बोला गया था फोर्ट को होल्ड करने के लिए. इसका मतलब क्या होता है? होल्ड द फोर्ट. डिफेंड अ पोजीशन टेम्परेली, मतलब कुछ समय के लिए एक पोजीशन को डिफेंड करना, यही इसका मीनिंग है. ओके, यही इसका मीनिंग है. होल्ड द फोर्ट का मतलब है कि जैसे कोई जो लीडर है किसी चीज़ का, वो कुछ समय के लिए जा रहा है, तो किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो वो होल्ड द फोर्ट करेगा, मतलब किसी तरह संभालेगा सिचुएशन को तब तक. कैन यू होल्ड द फोर्ट व्हाइल आई एम गॉन, जब तक मैं गया हुआ हूँ तब तक आप संभाल लोगे सब कुछ. शी हेल्ड द फोर्ट व्हाइल हर बॉस वॉज अवे, जब उसका बॉस नहीं था घर पे तो उसी ने सब कुछ संभाला. ही आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू होल्ड द फोर्ट फॉर एन आवर. उसने अपने असिस्टेंट से बोला कि सब संभाल लेना 1 घंटे के लिए, जब तक वो कहीं जा रहा होगा. तो इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए और अपने इंग्लिश के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, डीपली चीज़ों को समझते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो.